हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बीट्स में। माय नेम इज एम शादाब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बीट द नीट। आई हैव स्टार्टेड द ऑडियो बुक्स ऑफ क्लास 12, राइट। जैसा कि आपको पता है ये सारी ऑडियो बुक्स आपको हेडफोन्स से सुननी है, राइट। सो इसमें मैंने कुछ ऐसा कहा है कि अगर आप स्क्रीन से देखते रहेंगे, राइट, स्क्रीन पे देखते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आप स्क्रीन भी नहीं देखते हैं, एक ऑडियो बुक की तरह यानी पॉडकास्ट की तरह इसको यूज़ करते हैं, हेडफोन से सुनते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। जैसा कि मैं सारे फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ इसमें और कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है ये भी बताता हूँ, तो ये बुक भी आपको उसी तरह हेल्पफुल होगी। इसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें और फॉर्मूले और जितनी भी डेफिनेशन हैं वो एक्सप्लेन की हुई हैं। फॉर्मूले याद रखने के लिए आपको जो याद रखना है वो भी बताया हुआ है। एंड जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा चैप्टर है और क्लास 12 का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बेस है, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड प्लीज यूज द हेडफोन और ईयरफोन और ईयरस्पॉड्स वट एवर यू हैव। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी चैनल को ग्रो करने में और इस तरह का कंटेंट आपको बहुत सारा मिलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 के साथ। सो बिफोर दैट, बिफोर एनी फॉर्मूला वी हैव टू लर्न सम कंसेप्ट ऑल्सो। सो एज यू नो, the first concept in this chapter that you have to know that what is actually the electric charge. So listen it very carefully. What is electric charge? Electric charge is the property of an object or the substances or the material by virtue of which, virtue of means due to which, right, जिसकी वजह से, virtue of which it can apply or it can produce the electrostatic force of attraction or repulsion, or you can say electrostatic force of interaction on other same or similar type of objects, right। अपनी ही जैसे दूसरी चीज़ों पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है, ये एक प्रॉपर्टी है। एंड चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज द पॉजिटिव, जिसको हम लोग प्लस से या प्लस क्यू इस तरह से लिखते हैं। नेगेटिव चार्ज माइनस या माइनस क्यू से लिखते हैं। प्लस माइनस का मैथमेटिकल रोल नहीं है। प्लस का मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब यहाँ पर कम नहीं है। 2 अलग अलग तरह के चार्जेस थे जिनको यूनिवर्सल 2 अलग तरह के नेम देने थे और इस वजह से मैंने यहाँ पर ये नेम दे दिए हैं। मैंने नहीं, ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए हैं, जो इंटरनेशनल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चीज़ों का नामकरण करती है कि वो यूनिवर्सल हो, माने हर एक जगह हर एक कंट्री में एक जैसे हो, दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस वजह से इनको दिया गया है। एंड ऑलरेडी यू नो दैट द लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, or you can say negative and negative, they will repel each other, and unlike means positive and negative or negative or positive, so they are the unlike charges। opposite charges you can say also they attract each other, राइट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट। एंड फिर आगे बढ़ते हैं। चार्जेस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वी हैव टू नो व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। सो मटेरियल और द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वन इज द कंडक्टर्स। सो व्हाट आर द कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस और द मटेरियल which can be used to carry or conduct electric charge or electricity or electric current from one point to other inside that, like silver, copper, aluminium, iron. These all are the conductors, right? Mostly metals. What are the insulators? Insulators are those substances which cannot conduct electricity or electric current or electric charge inside it, like glass, wood, rubber, plastic, right? So these are known as the insulators. So we can divide on the basis of electricity, on the basis of you can say the flow of charge. The material can be divided in 2 categories, mainly insulators as well as कंडक्टर्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फिर से अगले पेज पे और उस अगले पेज में आपको क्या दिख रहा है? नाउ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा, जिसको आपने शायद प्लस क्यू से शो करें या हम माइनस क्यू से शो करें या कभी कभी स्मॉल क्यू से या माइनस स्मॉल क्यू से ऐसे शो करते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, एज यू नो, एडिटिव ऑफ द चार्ज मीन्स वी कैन एड देम। सी, इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n charges, q1, q2, q3, qn, then the total charge of the system can be written as q1 plus q2 plus q3 plus q4 dash dash dash। और अगर नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव में यानी माइनस कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से द इलेक्ट्रिक चार्ज हैज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज द एडिटिव नेचर और एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस इफ अ सिस्टम। आई होप यू गॉट अंडरस्टूड, राइट। नाउ अनदर वन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है।
इलेक्ट्रॉन चार्ज पे या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ऑफ चार्ज होता है, राइट। सो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल और इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। मतलब ये है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 4 के बराबर या 10 के बराबर या 20 के बराबर, यानी कि हमेशा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब ये कि अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज लिखें तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। अगर हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, और अगर किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, राइट, रिमूव कर लेते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, राइट। आपको ये याद रखना होगा कि बॉडी के पॉजिटिव चार्ज होने के लिए, नेगेटिव चार्ज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल, राइट। सो द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटाइटीज कॉल्ड द क्वार्क्स। तो क्वार्क जो है ये अलग है, जिनसे मिलके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के चार्जेस बनते हैं। तो ये क्वार्क्स जो है वो +-1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या +-2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसके बराबर होते हैं। लेकिन कभी भी 1/3 या +-2/3 या +2/3 या -2/3 इंडिविजुअली या आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्वार्क्स कैन नेवर एवर एग्जिस्ट isolated or can never exist as a single entity. They are always in a group, in such a group, ये हमेशा इस तरह से combined रहेंगे, इस तरह से grouped रहेंगे, इस तरह से इनका combination होगा कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो combined होके, कि वो सारे combined होके हमेशा या तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होंगे, राइट। तो देखिए ध्यान से यहाँ लाइन क्या लिखी, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटाइटीज कॉल्ड क्वार्क्स which have the charges +-1/3e +-2/3e. However, isolated quarks may not been observed. Isolated quarks may not been observed. No, सो क्वांटम ऑफ चार्ज स्टिल इज ई, कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ई होगी, या तो ई का मल्टीपल ही होगा या ई होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं। नाउ लेट्स थिंक अबाउट कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कूलम्ब्स लॉ इज द quantitative statement about the force between two point charges, और दूसरी एक जरूरी चीज है स्टेशनरी, राइट। सो कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, जो कूलम्ब लॉ कहा जा रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। सो ये ध्यान रखिए वो दोनों चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ध्यान से देखें इसके स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट the force of interaction between any two stationary point charges is directly proportional to the product of the charges, point to be noted, and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose 2 point charges Q1 and Q2 are separated in vacuum by a distance r, right? Then force between them charges, between these two charges is given by F electrostatic proportional to Q1 Q2, मतलब ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब इन दोनों को combine करेंगे then what you will get, Fe k q1 q2 upon r square. K is the proportionality constant and its value is 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught is known as permittivity of the free space, right? ध्यान से देखें, epsilon naught is known as permittivity of free space, और epsilon naught की वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12 MKS यूनिट में, ध्यान रखिएगा MKS यूनिट में। और अगर हम पूरे 1/4 pi epsilon naught, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू देखें 1/4 pi epsilon naught की, तो m के इस यूनिट में होती है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इफ देयर इज अनदर मीडियम, और ये
फ्री स्पेस या एयर के लिए है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम होगा, ध्यान से देखिए, इफ देयर इज अनदर मीडियम बिटवीन द पॉइंट चार्जेस एक्सेप्ट एयर अदर देन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस के लिए था। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह यूज हो जाएगा उस मीडियम की एप्सिलॉन, राइट। सो एप्सिलॉन होगी कितनी मीडियम की, वो होगी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाता है। यहां से आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखें तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन की जगह अब यूज हो जाएगा, जब हम वहां यूज करेंगे कोई दूसरे मीडियम में, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह यूज होगा एप्सिलॉन या के एप्सिलॉन नॉट, या सीधे आप उसको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कहते हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। एप्सिलॉन आर क्या कहलाएगा, रिलेटिव, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ध्यान दें, यहां पे सब लिखा हुआ है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एयर के लिए के, ये जो के है, ये के एप्सिलॉन नहीं है, ये रिलेटिव एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन आर है, राइट। एप्सिलॉन आर का मतलब हुआ कि मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जब एप्सिलॉन आर में आप एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी मिलेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इज इट ओके, राइट। सो एयर और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी या K1 होता है, वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी K81, 81 या 80 भी लिखा जाता है। मेटल्स के लिए रिलेटिव परमिटिविटी F इनफाइनाइट या इन्फिनिटी होती है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मीडियम की परमिटिविटी जानने के लिए आपको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप सभी लोग स्मार्ट हैं और कंफ्यूज नहीं होंगे। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं बच्चों। देखें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ में बस आपको ध्यान रखना है, जिस फोर्स को आप निकालना या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे आपको बी पे फोर्स निकालना है, देखिए ये ओरिजिन है, ये 1 है, 1 यूनिट वेक्टर, और ये 2 चार्ज है। अब आपको F21 का मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1, तो आपको फोर्स ऑन 2/1 के लिए देखना पड़ेगा कि 1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, यानी कि 1 पॉइंट यहां बना दे रहा हूं, 1 पॉइंट यहां है और 2 पॉइंट यहां है, 1 पॉइंट यहां है, तो ये कहलाएगा R21, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आ रही है बात समझ में, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और फिर एक चीज जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और अगर यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है, R21 अगर यूनिट वेक्टर नहीं है, वैसे तो आपको चाहिए कि R21 यूनिट वेक्टर निकाला जाए। R21 यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, राइट। वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट हो जाता है, तो हमें यहां लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम वेक्टर लिखेंगे तो फिर यहाँ क्यूब हो जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ में तो हमने स्क्वायर पढ़ा है, यहाँ क्यूब कैसे हो गया। क्यूब क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लिखा गया है बच्चों, राइट। इस वेक्टर के लिखे जाने की वजह से यहाँ क्यूब हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसमें लगा दीजिए, और वेक्टर फॉर्म में Q1 Q2 विद साइन लेना है। ध्यान से सुनिए, Q1 एंड Q2 अगर वेक्टर फॉर्म आप लिख रहे हैं तो आपको विद प्रॉपर साइन Q1 और Q2 विद प्रॉपर साइन लेना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं वेक्टर फॉर्म को। आगे चलते हैं, F21 वेक्टर फॉर्म का दूसरा ऐसा भी है कि आप पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लें। जैसे ये ओरिजिन है और ये 1 है और ये 2 है, इसको हम पोजीशन वेक्टर R1 कह रहे हैं, और 2 को हम पोजीशन वेक्टर R2 कह रहे हैं। तो अगर हमें ये वाला वेक्टर R12 लिखना है, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको आप कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आप पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, R1 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2। अब यहां से अब आपको R21 अगर मिलता है तो आप लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, राइट। सो R2 माइनस R1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। बाकी यूनिट वेक्टर आप देख लीजिए, यहाँ पे क्यूब हो गया है क्योंकि स्क्वायर, तो स्क्वायर आपको चाहिए इनवर्स स्क्वायर लॉ,
कूलम्स लॉ से, और वेक्टर फॉर्म में एक और वेक्टर आएगा जिससे यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके हैं। प्लीज स्क्रीन को देख लीजिए बच्चों ध्यान से, क्योंकि इसमें बोलने से समझ में नहीं आएगा, आपको स्क्रीन देखना यहाँ पे जरूरी है। तो जो लोग सिर्फ ऑडियो ले रहे हैं वो प्लीज स्क्रीन को देख लें। द अबव इक्वेशन गिव द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। द अबव इक्वेशन गिव्स Coulomb's law in vector form. Also, the force on Q1 and Q2 is F1 to Q1 Q2 upon 1 pi 4 pi epsilon naught. This is all about that. और दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर इसमें वेक्टर लगा दिया जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज बोल्ड का मतलब भी वेक्टर होता है। Another very much important point, the forces due to 2-point charges are parallel to the line joining the point charges, right? तो कंप्लीट जो आपको देखना है कूलम्स लॉ वो ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and direction of this force is always, point to be noted, is always along the line joining them. दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा, राइट? एंड सच फोर्सेस आर नोन एज सेंट्रल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स मूव अहेड नाउ। The principle of superposition. The principle of superposition, force on one point charge due to many point charges is given by the resultant of all individual forces, right? And the force between the 2-point charges, electrostatic force between the 2-point charges is independent, point to be noted, is independent of the presence of other charges. यानी कि 2-point चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, सपोज ये प्लस Q1 है एंड यहां पर एक चार्ज है जो प्लस Q2 है, इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस है सपोज R, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ the presence of other charges. The force due to one charge is not affected by the presence of other charges, right? तो आई होप इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं, लेट्स थिंक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। द स्पेस और द एरिया, राइट, द स्पेस अराउंड और द स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज in which its influence can be experienced by other charges is called electric field. और simple words में कहें, the area or the space around any point charge or charge up to which any other charge can feel the force of attraction or repulsion of this charge is known as the electric field. राइट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E एंड वेक्टर ओवर इट बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यू कैन सी हियर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. In the surrounding region of a charge, there exists a physical property due to which other charge experiences a force. The direction of electric field is direction of force experienced by a positively charged particle, and magnitude of the field is the force per unit charge. Right? Let me explain it a more clear way. The electric field intensity or the electric field strength at any point in an electric field is actually the electrostatic force, maybe traction or repulsion, experienced by any particular charge for per coulomb of charge, for unit coulomb of charge, right? मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 कूलम्ब के चार्ज पर लगने वाला जो भी फोर्स है, 1 कूलम्ब के चार्ज पर लगने वाला जो भी फोर्स है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फोर्स.
means electric field vector, you can say electric force vector divided by q and its unit is newton per coulomb और वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर कैसे होती है बाद में जानने को मिलेगा आपको, बट न्यूटन पर कुलम आपको फॉर्मूले से दिख रही होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू फोर्स इन वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय q. फोर्स की यूनिट है न्यूटन, c की यूनिट है कुलम, सो यू कैन से न्यूटन पर कुलम. Another thing, electric field intensity due to a point charge q is E is equal to F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. अब मुद्दा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर यूनिट कुलम पे लगने वाला फोर्स है तो हम यूनिट चार्ज को ले जाके मेजर कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं. आपको मेजर किससे करना है? जिससे आप मेजर करने जा रहे हैं दैट शुड बी अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. उसको हम क्यू नॉट से शो करते हैं. इसको कहा जाता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली जीरो होना चाहिए. जीरो इसलिए होना चाहिए ताकि वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मेजर करने जा रहा है, अगर उसका मेजरमेंट लेने जा रहा है, तो मेजरमेंट लेते हुए वो उस ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे. वो उस ओरिजिनल फील्ड को, जिस फील्ड को मेजर किया जा रहा है, उस फील्ड को डिस्टर्ब ना किया जाए. राइट इसलिए उसकी खुद की वैल्यू दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल. तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वेक्टर ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ बाई क्यू नॉट न्यूटन पर कुलम. और अगर एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो अगर एक पॉइंट चार्ज है, इसको मान लेते हैं दैट इज प्लस क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो वो इसको पॉजिटिव है तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई होगी और उसको कहा जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर. राइट तो आपको याद रखना है electric field intensity due to a point charge at a distance r is given by the formula E is equal to kq by r square. Unit is Newton per coulomb. Right? So I hope आप समझ गए होंगे. नल पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, नल पॉइंट वो होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. तो अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू टू है, तो नल पॉइंट इनके बीच में कहीं हो सकता है. अगर बिल्कुल इक्वल, नल पॉइंट का मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए. कैसे होगी कि अगर Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं तो बिल्कुल मिड में होगा क्योंकि दोनों की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी. लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिसको हम n कह रहे हैं. Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको रिपल करती हुई इस डायरेक्शन में होगी, इसको E1 कहेंगे. Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इसको रिपल करती होगी, इसको E2 कहेंगे. अगर हमने माना कि Q2 से x डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नल पॉइंट, राइट, तो हमें E2 x डिस्टेंस पर चाहिए होगा. तो E2 की वैल्यू क्या होगी? हम E2 निकालेंगे k एंड Q2 और डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर. E1 से कितनी डिस्टेंस है? टोटल डिस्टेंस r थी, ये डिस्टेंस x हो गई, तो Q1 से डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों r माइनस एक्स. तो Q1 से n पॉइंट पर डिस्टेंस हो गई r माइनस एक्स, तो वहां की फील्ड होगी k और Q1 डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब अगर नल पॉइंट की बात आप कर रहे हैं, नल पॉइंट का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि ई नेट वहां जीरो होनी चाहिए. ई नेट जीरो होने के लिए E1 और E2 को बिल्कुल बराबर यानी एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा. राइट तो अगर E1 और E2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो नल पॉइंट नियर Q2 आप इसको ऐसे बराबर बना सकते हैं. x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोनों को, तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी. आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखते हैं. प्लस चार्जेस के लिए यहां पर ध्यान रखिएगा प्लस लिया जाएगा. अनलाइक चार्जेस होंगे तो यहां पे माइनस लिया जाएगा. अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर नल पॉइंट होगा. लाइक चार्जेस होंगे तो ज्वाइन करने वाली लाइन के अंदर ही नल पॉइंट होगा. राइट तो आई होप नल पॉइंट आप समझ गए हैं. आगे बढ़ते चलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के. अगर यहां पर तीनों पॉइंट चार्जेस को हम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सभी पर नेट फोर्स जो टोटल फोर्स हो वो जीरो हो. जैसे इस Q1 पे कैसे होगा? जैसे इसके ऊपर स्मॉल q, जैसे ये Q2 है तो Q2 ने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया होगा, दिस इज फोर्स बाय Q2. तो स्मॉल q इसके ऊपर इधर फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स बाय स्मॉल q, और दोनों इक्वल हो जाएं तो Q1 इक्विलिब्रियम में हो गया. अभी देखिए Q, स्मॉल q को, ये स्मॉल q पे इधर फोर्स लगाएगा कौन? FQ1, और स्मॉल q पे Q2 इधर फोर्स लगाएगा FQ2, और दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो दोनों कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा. सिमिलरली Q2 पे स्मॉल q इधर फोर्स लगाएगा F ड्यू टू स्मॉल q, और
Q1 कैपिटल Q1 इधर फोर्स लगाएगा FQ1। अब सभी फोर्सेस अगर ये बराबर हों तो ये रेस्ट पे, ये बराबर हों तो सभी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। तो ऐसा करने के लिए जो Q1 और Q2 हैं, राइट, मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। यानी Q1 पॉजिटिव है तो Q2, कैपिटल Q2 की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल Q2 और कैपिटल Q1 सेम। अगर निगेटिव है तो दोनों या तो निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तीसरा चार्ज जो स्मॉल q उनके बीच में कहीं पे रखा है, बीच में का मतलब मिड पॉइंट पे नहीं है, बीच का मतलब कहीं पर भी रखा है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, वो Q1 और Q2 के साइन का अपोजिट। यानी अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 पॉजिटिव है तो स्मॉल q को निगेटिव होना पड़ेगा। अगर Q1 निगेटिव है, Q2 निगेटिव है तो स्मॉल q को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऐसा अगर होता है तो x की वैल्यू यहां से और q की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपको ये नहीं याद रहता है x और वो, तो कोई बात नहीं, और याद भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप डेफिनेटली भूल जाओगे, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूं। कंसेप्ट बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम होने के लिए तीनों फोर्सेस इक्वल होना जरूरी है। यहां पर इन दोनों का पॉजिटिव होना और उसका अपोजिट होना जरूरी है। बाकी आप वैल्यू तो कैलकुलेट करके निकाल ही लेंगे, कंसेप्ट पता होना लाजमी है। आगे बढ़ते चलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्री। अगर ये तीनों पॉइंट, एक पॉइंट क्यू चार्ज यहाँ, एक पॉइंट क्यू चार्ज यहाँ, एक पॉइंट क्यू चार्ज रहा, ऑब्वियसली तीनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुने, सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन के होंगे। तो कैपिटल क्यू यहां पर है, अगर कैपिटल क्यू को इक्विलिब्रियम में रखना है यानी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू की कुछ भी वैल्यू हो वो तो क्यू, क्योंकि ये वाला क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला क्यू इसको रिपेल या अट्रैक्ट जो भी करे, कैपिटल क्यू को तो इक्विलिब्रियम में रहना ही है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होना है, यानी अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, ध्यान रखिएगा, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना एक अलग चीज है, और कैपिटल क्यू अपनी किसी भी वैल्यू के लिए इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो कैपिटल क्यू की वैल्यू ये होगी, क्योंकि आपको कैपिटल क्यू का जो फोर्स स्मॉल क्यू पे लगेगा इधर, और ये स्मॉल क्यू इन दोनों पे फोर्स ऐसे लगाएंगे, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सिमिलरली आप इसको याद रख सकते हैं, स्क्वायर के लिए ये जीरो होगा क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर, एक फोर्स लगेगा इधर, और स्मॉल क्यू का फोर्स लगेगा इधर। तो जो कैपिटल क्यू हो ये अपोजिट नेचर का होना चाहिए, यानी ये निगेटिव हो, तो ये इसको इधर लगाएगा, तो ये नेट फोर्स इसका जीरो करेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर करिएगा, नीट में खूब आते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, ये भी खूब आता है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। कि सबसे पहले अगर इसको mg है, जैसे आप देखें इसके ऊपर तीन फोर्स लगे हैं जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में है। एक, इसका आपस का जो चार्ज है उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसको हम Fe कह रहे हैं। एक इसका अपना ग्रेविटेशनल मास की वजह से जो इसका वेट फोर्स लगाएगा mg, वो नीचे लगेगा। और एक डोरी से लटका हुआ है, तो डोरी क्या करेगी, डोरी अपना टेंशन फोर्स लगाएगी जो कि डोरी के अलोंग होगा, और वो इस तरह से टी टेंशन होगी। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो आपके टी के दो कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को, और टी का दूसरा कंपोनेंट टी साइन थीटा बैलेंस करेगा fe को। तो आप दो इक्वेशन बनाएंगे, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg और टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, tan थीटा की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, राइट। और फिर दोनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करेंगे तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे इक्विलिब्रियम से। और अगर होल सेटअप को आर्टिफिशियल सेटेलाइट में ले जाएं जहां पर जी इफेक्टिव जीरो होता है, तो mg जीरो हो जाएगा, mg जीरो हो जाएगा तो ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, और ये बिल्कुल स्ट्रिंग एक दूसरे से यहां से बिल्कुल सीधी होंगी, और अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स kq²/4l² हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आप सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे, बिकॉज ये आपको कई तरह से पूछा जा सकता है, बस कंसेप्ट ये रहेगा, इसलिए मैंने इसको एज ए एग्जांपल यहां पर ले लिया है। आगे चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इमेजिनरी लाइन, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन बाय फ्री हैंड्स, राइट। इमेजिनरी कर्व्स हैं, curve drawn through a region of space so that the tangent drawn at any point on it can represent the direction of electric field vector at that point, right? तो चलिए इसको और आसानी से बताते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री हैंड से खींचे गए वो काल्पनिक या इमेजिनरी कर्व्स
जिनको अगर हम टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसे ये कर्व है एक, अब इस कर्व में इस तरह से डायरेक्शन है। अगर हम किसी पॉइंट पे, जैसे हमने क्यू पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो क्यू पॉइंट पे टेंजेंट इधर आए तो क्यू पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेंजेंट की डायरेक्शन में हो। जैसे एक नया पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर आर। अब मैं आर पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर इससे रिप्रेजेंट होनी चाहिए, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये को कर्वीलीनियर कर्वीलीनियर ये कर्वीलीनियर कर्वीलीनियर पाथ है। और इस कर्वीलीनियर पाथ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर पास पास है, यहाँ पर दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, राइट, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। द रिलेटिव क्लोजनेस और द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट सम प्लेस और सम पॉइंट gives an idea about intensity of electric field at that point. I hope इसमें आपको कहीं कोई परेशानी, समस्या, टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और EFL. These are the very important. First is electric field lines or the electric field lines of force start from positive charge and terminate or culminates at negative charge. यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पर खत्म होंगी। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। एंड टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो कटिंग वाले पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। इस पॉइंट पे कट किया तो आप एक टेंजेंट तो यहां ड्रॉ कर सकते हो और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कट ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप. डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, कभी भी एक दूसरे का क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी. इन आ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअसली कर्व्स विदाउट ब्रेक्स. मतलब जहां पर चार्ज नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर ब्रेक नहीं होंगी और ये कंटिन्यूअस होंगी. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा है, दे आर ऑलवेज ओपन कर्व्स, दे कैन नेवर एवर फॉर्म अ क्लोज लूप. लिख लीजिए अपनी पॉइंट में, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एन ओपन कर्व, दे कैन नेवर एवर फॉर्म अ क्लोज लूप. कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल के ऐसे करके क्लोज लूप, कभी भी ऐसे क्लोज लूप नहीं बना सकती, राइट, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. दे आर ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ ओपन कर्व. यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है और अगर वो पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी पे खत्म होगी, यानी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड अप टू इन्फिनिटी. आइसोलेटेड पॉजिटिव, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट करेंगी, इन्फिनिटी से चलती हुई आएंगी और नेगेटिव पॉइंट जहां पर नेगेटिव है वहां पर कल्मिनेट होंगी या एंड होंगी. अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो यहां से अगर आप देख रहे हो कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पर आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, यहां पर आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे कल्मिनेट करेंगी या एंड करेंगी. पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल, जैसे देखो आप रिपेल कर रही हैं, ये इन्फिनिटी तक जाएगा और फिर यहां से भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी. इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, राइट. चलिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख ली. यहाँ पर अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती थी ये तो मैंने आपको बता दिया था. इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² और डायरेक्शन उसी आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो चाहे आप आर वेक्टर देख लो या आई कैप देख लो, अगर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है तो आप आई कैप की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट. रिंग की वजह से KQX, इसको आप ऐसे याद रखो तो बेटर होगा, KQX और डिवाइडेड बाय इधर हो जाता है R² प्लस X² की होल पावर 3/2. तो आई होप इसमें आगे कोई आपको परेशानी नहीं है. सेंटर ऑफ रिंग पे ये कितनी होती है, 0. अगर हम मैक्सिमम पूछें कितनी होगी तो x की वैल्यू प्लस माइनस R/√2, राइट. कि x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम ये डिस्टेंस R/√2 कह रहे हैं तो यहाँ से 0 से ऐसे स्टार्ट होगी और यहाँ मैक्सिमम होगी और फिर आके यहाँ प्रोपोर्शनल टू 1/x². अगर हम बहुत डिस्टेंस में बात करें तो यहाँ मैक्सिमम होती है, राइट. मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू. चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, राइट. कब होगी मैक्सिमम, अगर आप x की वैल्यू को इसी फॉर्मूले में प्लस माइनस R/√2 रखो. इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ.
तो E की मैक्सिमम वैल्यू जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लिख लीजिए और याद रखिएगा, ये होती है 2/3√3। ये कब मिलेगी? जब आप x की वैल्यू यहां रख दोगे इस फॉर्मूले में, राइट। फिर यहां मिलेगा आपको k और कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आपने x की वैल्यू रख दी है तो ये आपको r²। तो ये मैक्सिमम वैल्यू E की मिलेगी। आई होप कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देख लेते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन per unit positive charge, right, in carrying a positive charge or test positive charge very slowly from infinity to the point in electric field। चलिए एक बार फिर से मैं बताता हूं कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज यहां रखा है +q और इसके आसपास कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, ध्यान रखें इसके आसपास एक पॉइंट है और यहां से ये एक डिस्टेंस दी हुई है r। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी से, बहुत ध्यान से सुनिए, इन्फिनिटी से अगर हम बहुत धीरे धीरे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान रखिएगा, शुड मूव वेरी स्लोली, इतना स्लोली कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए। तो इन्फिनिटी से अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत धीरे 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 लाकर पी पॉइंट पर रखने में वर्क डन, कहां से? इन्फिनिटी से। कहां तक लाने में? पी तक लाने में। किसने वर्क डन किया? दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज वीपी और इसको बोला जाता है वोल्ट या इसी को जूल पर कूलम। So its SI unit is joule per coulomb or volt and its dimensional formula you can say ml2t minus 3a minus 1 and this is a scalar quantity, right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका है कि एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कर रहे थे, वो वेक्टर क्वांटिटी थी, अब आप कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे और भी चीजें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया आपने, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी हम इसको डेल्टा वी और कभी कभी कहीं कहीं पर वी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दीजिए क्या है डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is equal to the work done by the external force in moving a unit positive charge against the electric force from point B to A along any path between these 2 points, right? कि किसी भी एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में किसी भी पाथ से, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है इसलिए पाथ इंडिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी पाथ से ले जाएं आप, जो भी वर्क डन होगा हमेशा इक्वल होगा एंड दैट वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट टू बी by an external agent, again by an external agent divided by charge q naught, ये उस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसको हम लोग जूल पर कूलम कहेंगे। इफ VA and VB be the electric potential at point A and B respectively, then delta V you can say VA minus VB, delta V you can say VA minus VB। तो डेल्टा V is equal to WAB by Q और ये कहा जाता है जूल पर कूलम, ये कहा जाता है जूल पर कूलम। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन डेल्टा वी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, राइट। SI unit of potential difference, you have to remember SI unit of potential difference is same as the potential, means it is known as the volt or joule per coulomb. As you can see here, this is the SI unit of potential difference or potential. Dimensional formula is same. Electric potential due to a point charge. Electric field अगर देखी जाए तो electric field due to point charge होती थी E is equal to KQ by R square, लेकिन electric potential due to a point charge होगा KQ divided by R। और ध्यान रखना ऐसे के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। आप किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बोलते हो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड दैट पॉइंट। और इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, एज्यूम कर लेते हैं। जब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो है तो ही हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल उसके डिफरेंस उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल कह सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r from a charge q is given as kq by r. Potential due to system of चार्जेस, so q1 q2 q3 अप टू qn बहुत सारे हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन से कोई लेना ही देना नहीं है और आप आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर इंडिविजुअल का कैलकुलेट करके सबको सिंपली ऐड कर सकते हैं। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपल अलजेब्रिकली ऐड किया जा सकता है, राइट। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई है। पोटेंशियल क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया है, और अब आपको नेक्स्ट चीज जो बताते हैं दैट इज potential gradient, right? So potential gradient is a different thing which is also a very much important, and you have to remember it all. Potential gradient, the rate of, ध्यान से देखें, what is this? The rate of change of potential with distance in electric field is called potential gradient. मतलब potential difference with respect to distance, यानी कि अगर इस पॉइंट पे potential difference है V1 और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dr, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो V2 डिफरेंस V1 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, यानी कि वोल्ट पर मीटर। So potential gradient is dV by dr, unit is volt per meter. Relation between potential gradient and electric field intensity is E is equal to negative of potential gradient, right? तो electric field क्या represent करती है? Potential difference per unit displacement, per unit displacement। इसको कहीं कहीं पे माइनस dV by dx भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे इसको पर यूनिट डिस्टेंस के लिए dv बाई डी भी लिखा है, कहीं कहीं पे आप इसको dv बाई डी की जगह dv बाय dx या dv बाई dy, dv बाई dr, dv बाई कुछ भी लिख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं? लेट मी टेल यू व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Equipotential surface is an imaginary surface joining the points of same potential, right? Any surface at which the electric potential at each and every point is same is known as electric potential surface. Any line at which electric potential is same is known as electric potential line. Any curve at which electric potential at each point is same is known as what? Electric potential curve. So similar thing, same thing. Equipotential surface is an imaginary surface joining the points of same potential in an electric field. So we can say that the potential difference between any 2 points on an equipotential surface is 0. The electric lines of force at each point of equipotential surface are perpendicular, right? ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, राइट, तो इसके परपेंडिकुलर अगर एक सरफेस बनाई जाए ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, तो ये जो सरफेस होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में आगे जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक की लाइन, जैसे अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो इफ यू मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जाएंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो इन्हीं को बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल, ध्यान दें, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट, और इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल प्लेन, राइट। सो आई होप आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मे बी प्लेनर, solid, but equipotential surface can never be point नहीं हो सकती। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी पॉइंट नहीं होती है, हमेशा एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, ये भी चीज आपको याद रखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। Equipotential surface due to an isolated point charge is spherical. Equipotential surface are planar in an uniform electric field. Equipotential surface due to a line charge is cylindrical. Very important. Line charge के अगर equipotential देखें तो वो एक सिलेंडर होगा, and that you have to remember, right? Electric potential, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp या dv, या ऐसे लिखें तो बेटर होगा, dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर
और यहाँ डॉट और ये होता है डी आर, राइट। और फिर आप लिमिट लगा सकते हैं कहाँ से हमें कहाँ पर लेनी है लिमिट। पॉइंट चार्ज के लिए v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं तो हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। e और v में रिलेशन e इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v, जैसे मैंने बताया था ना पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि माइनस डी वी बाई डी आर है। और अगर डायरेक्शनल है, बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, तो उसको हम डेल बोलते हैं। डेल का मतलब है ये डेल होता है, इसको बोलते हैं माइनस डेबर बाय डेबर आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन के लिए आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकालने के लिए वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जेड के लिए जेड में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। और इसको यूज कैसे किया है तो इसके लिए आप मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रैक्टिस सेशन देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेकिन आई होप कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है इसका, तो ये वाला वीडियो बेटा मैं यहीं पे लेक्चर पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो मैं इसमें नेक्स्ट पार्ट में लूँगा। तो आई होप आपने जो नई चीज़ें सीखी होंगी उसको आपने कॉपी में प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी काम आने वाला है। एंड बच्चों इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्या मैं चेंज कर सकता हूं इसमें, आप इंप्रूव करने के लिए कमेंट भी करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इंक्लूड करूंगा। लेकिन आई होप आपके यहाँ पर एज ए पॉडकास्ट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। Thank you so much. Bye bye. Now as you know, my name is M Shadab, and now I am signing off from here. We'll meet you in next video very soon. Bye bye. All the best. Thank you.